प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 की चौथी कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है और ये कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। इस कविता में रघुवीर सहाय ने शारीरिक चुनौती झेलते व्यक्ति से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे किस प्रकार की भंगिमा की उम्मीद रखी जाती है, इसका सीधा और स्पष्ट वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पीड़ा के साथ साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंधों पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार कविता में संचार माध्यमों अथवा समर्थ और शक्तिमान लोगों की व्यावसायिकता के कारण उत्पन्न संवेदनहीनता को उजागर किया गया है। कविता आपकी कुछ इस प्रकार है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस कविता में हम देख रहे हैं कि कवि कहता है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। यहाँ पर दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं और संचालकों की दूषित मानसिकता को उजागर किया गया है। वे स्वयं को अत्यंत समर्थ और शक्तिशाली समझते हैं। वे पूर्ण रूप से व्यावसायिक हैं। उनकी व्यावसायिक मानसिकता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि वे दर्शकों में संवेदना उत्पन्न करने के लिए एक अपाहिज से उसकी अक्षमता पर सवाल करते हैं। हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ पर एक व्यंग्य छुपा हुआ है और इस व्यंग्य में मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया है। ये मीडिया वाले स्वयं को समर्थ एवं शक्तिशाली मानते हैं। वे किसी असमर्थ की पीड़ा को बेचते हैं। वे ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शन के पर्दे पर प्रस्तुत करते हैं जो कमज़ोर और अशक्त है। वे अपाहिज की वेदना को दर्शकों तक पहुंचाने का दावा करते हैं, लेकिन वे स्वयं असंवेदनशील और हृदयहीन हैं, क्योंकि वे अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपाहिज से बड़े क्रूर और संवेदनहीन प्रश्न करते हैं, जैसे आप क्या अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। इस तरह के प्रश्न इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि उस व्यक्ति को जो कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है, उसे उस शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इस बात का नाटक करता है कि वो उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को लोगों को दिखाना चाहता है। टेलीविज़न पर प्रस्तुत किया जाने वाला इस तरह का कार्यक्रम केवल लोगों की पीड़ा को बेचने का एक प्रयास भर होता है, अन्यथा उससे इस तरह के बेढंगे सवाल पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे प्रश्नों के उत्तर वो दुर्बल व्यक्ति
बता नहीं पाएगा। टेलीविज़न पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला कैमरामैन को आदेश देता है कि कैमरे को पास लाकर इसकी अपंगता को पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाए। आपकी कविता का दूसरा अंश है जिसमें कहता है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम प्रश्न पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस अंश में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला शारीरिक रूप से चुनौती झेलते व्यक्ति पर दबाव डालता है कि वो सोचकर अर्थात दिमाग पर जोर डालकर बताए कि उसको शारीरिक रूप से अपंग होकर कैसा लगता है। उसके न बता पाने पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला स्वयं उस अपंग व्यक्ति को संकेत के माध्यम से बताएगा कि उसे कैसा लगता है। अर्थात अपंग व्यक्ति को अपनी पीड़ा वैसी ही बतानी है जैसी कार्यक्रम निर्देशक चाहता है। संकेत से बताने के पश्चात निर्देशक फिर से अपंग व्यक्ति पर सोचने के लिए दबाव डालेगा। अपंग व्यक्ति चुप रहता है तो वो उसे फिर थोड़ा सा प्रयास करने के लिए कहता है। इस पर भी जब अपंग व्यक्ति कुछ नहीं बोलता तो निर्देशक धमकी मिश्रित स्वर में बोलता है, देखिए आप अपना दुख पीड़ा बताने का मौका खो देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्यक्रम निर्देशक या प्रस्तुतकर्ता इस बात को जताने की कोशिश करता है कि आपके ऊपर कृपा करते हुए आपको एक अवसर दिया गया है जिससे आप अपने दुख दर्द को दुनिया के सामने रख सकते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम को मनोरंजक और दिलचस्प बनाने के लिए उस अपंग व्यक्ति से निर्मम प्रश्न पूछ कर उसे रुला देंगे, अर्थात उसे रोने पर विवश कर देंगे। निर्देशक जानता है कि दर्शक भी उसके रो पड़ने की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर ये प्रश्न उनसे नहीं पूछा जाएगा। प्रस्तुत काव्यांश दूरदर्शन स्टूडियो के भीतर की निर्मम दुनिया को उजागर करता है, साथ ही मीडिया के व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर कवि ने प्रश्नात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो सरल, स्पष्ट और व्यंग्यात्मक खड़ी बोली के माध्यम से कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कार्यक्रम के संचालक एक दुर्बल अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का दर्शकों के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं। वह अपने क्रूर निर्मम प्रश्नों के उत्तर में अपाहिज व्यक्ति के रो देने को उसकी पीड़ा समझते हैं। अपाहिज व्यक्ति को रुला देना वे अपनी सफलता समझते हैं। अपाहिज व्यक्ति की रोने के कारण सूजी हुई लाल आँखों
तथा उसके होठों में दबी हुई पीड़ा पर वे कैमरे का फोकस करते हैं, अर्थात दर्शकों का ध्यान उसकी इस पीड़ा पर केंद्रित करते हैं। लेकिन कार्यक्रम के संचालकों का एक उद्देश्य और है। वे चाहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा देखकर दर्शक वर्ग भी रोए। वे अपने कार्यक्रम की सफलता तभी मानेंगे जब दर्शक भी उस अपाहिज के साथ साथ रोएं। अतः अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे दर्शकों को संबोधित करते हुए उन्हें धैर्य रखने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कवि इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता है कि अपंग व्यक्ति की सूजी हुई आँखों व होठों पर आई बेचैनी की कसमसाहट की बड़ी तस्वीर पर्दे पर दिखाकर कार्यक्रम संचालक दर्शकों से यह आग्रह करता है कि वे इसे उस व्यक्ति की पीड़ा समझें। तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता या निर्देशक केवल दर्शकों के साथ ही संवेदनहीनता का परिचय नहीं देता, वरन उस व्यक्ति के साथ तो वो संवेदनहीनता करता ही है। दर्शकों को किस बात को पीड़ा समझना है, किस बात को नहीं, ये दर्शकों पर छोड़ देना उचित होता है। लेकिन वो अपनी बात को, अपने विचारों को दर्शकों पर भी लादने की कोशिश करता है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस अंश में दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि शारीरिक चुनौती भोक्ता व्यक्ति तथा दर्शक दोनों एक साथ रोने लगें। इसके लिए वे बार बार प्रयास करते हैं कि दोनों एक साथ रोएं, लेकिन असफल रहने पर वे कैमरामैन से कहते हैं कि बस करो, दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास सफल नहीं हुआ, कार्यक्रम को समाप्त कर दो, क्योंकि पर्दे पर समय का बहुत मूल्य है। उन पर व्यावसायिकता हावी हो जाती है। वे दर्शकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, इसलिए हम सब मुस्कराएंगे। कार्यक्रम के अंत में वे दर्शकों से कहते हैं कि आप अभी सामाजिक उद्देश्य अर्थात समाज में करुणा की भावना जगाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कार्यक्रम देख रहे थे, परंतु समाज में करुणा जगाने में थोड़ी सी कमी रह गई। अर्थात यदि पर्दे पर समय की कीमत नहीं होती तो उस अपाहिज व्यक्ति को और बाध्य किया जाता कि वो अपनी पीड़ा दर्शकों को समझा सके और दोनों एक साथ रोएं। अंत में वे दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। कविता स्पष्ट करती है कि आज व्यावसायिकता के दौर में समाज कितना संवेदनहीन हो गया है। ये कविता अपनी व्यंजना में हर उस व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचकर धन अर्जित करना चाहता है और जिसके लिए किसी की अपंगता भी धन कमाने का साधन है। इस कविता के पीछे कवि का उद्देश्य व्यवसायीकरण के कारण समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को उजागर करना है।